तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का वन शॉर्ट वीडियो में पूरी तरह से इसके अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न को देखने वाले हैं। पूरे अच्छे से आप लोग को समझाने वाले, तो आसान भाषा में आप लोगों को जो है याद हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अंत तक देख करके जाइएगा। और जितना भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे आप झारखंड बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के या अन्य स्टेट बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके जाना। और इसमें से जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्ट करके बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में जो है रिवीजन कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ साथ जो है चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, राष्ट्रवाद, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पहला जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि राष्ट्र क्या है। देखिए आप जो है ना, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्र क्या है, ये आपके जो है, आपका जो है 2 अंक वाला सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछता है। देखिए उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि अरस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र समान भाषा, राष्ट्र जो है समान भाषा, नस्ल, धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर बनता है, क्षेत्र से बनता है। और एक राष्ट्र जो है लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। आप दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं कि राष्ट्र का जो निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण उनकी समान भाषा, नस्ल, धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर तैयार होती है, क्षेत्र के आधार पर बनता है। इस प्रकार से भी आप जो है इसका जवाब जो है देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि राष्ट्र राज्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर इस प्रकार से आपको देना है कि राष्ट्र राज्य में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र उन लोगों का गृह क्षेत्र बन जाता है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भाषाई और जो है धार्मिक आधार पर एक समुदाय के रूप में जो है एकजुट होते हैं या एकत्र होते हैं, तथा राजनीतिक आधार पर जो है प्रशासित होते हैं। क्या होता है? राजनीतिक आधार पर जो है, राजनीतिक आधार पर क्या होता है? प्रशासित होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करते जाइएगा। और इसका जो पीडीएफ है ना बच्चों, इसका जो पीडीएफ है आपको जो है ऐप पर मिल जाएगा, आपको जो है ऐप पर मिल जाएगा। और आपने अभी तक जो है हमारा ऐप को जो है डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर एबीसी कोचिंग जो है सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके जो है क्लास 10th के बैच में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ कंटेंट आप लोग को वहां भी प्रोवाइड किया जाएगा और इसका जो है लाइव भी वहां रेगुलर चलाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। सवाल यह है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हर हाल में बच्चों, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये जो है सिलेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये आपको हर हाल में क्या करना है? रिवीजन कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार से देना है कि राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है, राष्ट्रवाद जो है उन्हीं लोगों को भाता है। किन लोगों को? राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थाई जो है महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। अगला सवाल है जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जनमत संग्रह आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में देखिएगा ये सवाल आएगा। ठीक है, जनमत संग्रह। देखिए इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे क्या कहेंगे? जनमत संग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? जनमत संग्रह कहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। एकदम आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आप जो है ना कोई टुडे से पढ़िएगा, कोई जो है क्वेश्चन में आंसर पढ़िएगा, उसमें जो है भाषा जो दिया है ना थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, जो कि याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आप यहाँ पर समझ जाइएगा ना तो आपको याद करने में काफी आसानी होगी। और आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, लगेगा कि पूरी कंठस्थ जो है बैठ गया है, याद हो चुका है। देखिए जनमत संग्रह से क्या समझते हैं, या सवाल इस तरह से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जनमत संग्रह का तात्पर्य क्या है, जनमत संग्रह का अर्थ क्या है। तो आप जो है इसी प्रकार से आंसर आपको दीजिएगा कि एक प्रत्यक्ष मतदान
और जिसके जरिए जो है एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, जनमत संग्रह कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। भाई ये बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हर हाल में जो है तैयार कर लीजिएगा, हर हाल में बच्चों इसको तैयार कर लेना। क्या है सवाल, देखिए क्या है दिया, क्या है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, निरंकुशवाद से आप जो है क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार से देना है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है या होती थी। इस प्रकार से आपको आंसर देना है, या आप जो है मात्र एक पंक्ति में भी इसका आंसर दे सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर जो है किसी भी प्रकार का जो है अंकुश नहीं होता है, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं, है ना, उसको हम निरंकुशवाद कहते हैं। ऐसे भी आप जो है इसका जो है जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया गया है कि उदारवाद से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए उदारवाद से आपका क्या तात्पर्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले क्या करें, इसको तैयार कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, रख लीजिए। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से जो है निकला है, जिसका अर्थ है आजाद। लीबर शब्द का अर्थ क्या होता है, आजाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना है कि इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ कि व्यक्ति के लिए आजादी, कानून में समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। इस प्रकार से आपको जो है उदारवाद का आंसर लिखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। ये सारे आपके लिए VVI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगला सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि रूढ़िवादी कौन थे। तो रूढ़िवादी कौन थे, देखिएगा पिछले बार भी आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, ये सवाल आपके एग्जाम में दिया गया है ना, और प्री बोर्ड की परीक्षा में दिया गया था, जो आपका टेस्ट हुआ था, छमाही टेस्ट हुआ था, SA1 SA2 एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि रूढ़िवादी कौन थे। तो बच्चों आपको जो है आंसर देना है कि उदारवादियों के विपरीत सोच रखने वाले को रूढ़िवादी कहते हैं। आप इस तरह से भी इसका जो है जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखिए, समझिए क्या लिखा है कि उदारवादियों के विपरीत रूढ़िवादी वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। और ये जो है अगर मान के चलिए कहेगा एक ही पंक्ति में दीजिए, तो बच्चों आप डायरेक्ट कह सकते हैं, इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं कि उदारवादियों के विपरीत सोच रखने वाले को रूढ़िवादी कहते हैं। अब डायरेक्ट इसका जो है इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल ये है, देखिए क्या है, निर्जातीय से आप क्या समझते हैं। क्या लिखा है, निर्जातीय से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से उत्तर देना है कि एक साझा नस्ली, जनजातीय तथा या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, वो क्या हो जाएगा, निर्जातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जातीय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। देखिए ये जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है, निर्जाति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। ये यूटोपिया क्या है, ये आपकी एग्जाम में हर हाल में पूछेगा भाई, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कल्पनादर्श से यानी कि यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से जो है बच्चों को थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब करने के लिए इस प्रकार से सवाल दे दिया जाता है, यूटोपिया से आपका क्या अर्थ होता है, या कल्पनादर्श को आप कैसे समझते हैं, इस प्रकार से सवाल पूछ देती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो है घबराना नहीं है, याद रखिएगा कल्पनादर्श और यूटोपिया दोनों एक ही जो है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका देखिए, इसका आंसर देखिए। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन क्या दिया है, कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया क्या है। तो आपको उत्तर लिखना है कि एक ऐसे समाज की कल्पना, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव होता है।
है ना। ऐसे ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श होता है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव होता है, उसको हम यूटोपिया कहते हैं या कल्पनादर्श समझा जाता है। यहां तक क्लियर है ना बच्चों। इसी प्रकार से जो है आपको सटीक भाषा में आंसर आपको बोर्ड की परीक्षा में लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि नारीवाद से क्या अभिप्राय है। तो भाई बच्चों आप जो है ना इसको तैयार कर लेना, ये इसको तैयार कर लीजिएगा कि नारीवाद, नारीवाद से आपका क्या अभिप्राय है या नारीवाद से आपका क्या तात्पर्य है, नारीवाद का क्या अर्थ है, नारीवाद से आपका अच्छा आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से सवाल जो है घुमा के आपको दे सकती है, तो आपको जो है याद रखना है नारीवाद से। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस दर्शन का उदय 18वीं सदी में जर्मनी में हुआ, जहां महिलाओं को एक लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये, अगला सवाल क्या है कि रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। तो रूपक से आपका क्या तात्पर्य बच्चों। तो आंसर इस प्रकार लिखना है कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा जो है इंगित किया जाता है, यानी कि अंकित किया जाता है, उसे जो है रूपक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रूपक कहा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप फटाफट से जो है कमेंट भी करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया कि जर्मेनिया से आपका क्या, आप क्या समझते हैं, जर्मेनिया का क्या अर्थ होता है। ये सवाल आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए देखिए सवाल क्या है कि जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर आपको लिखना है कि जैसे फ्रांस में जो है मेरियन एक नारी रूपक था जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र, क्या है, स्वतंत्रता और गणतंत्र का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था, उसी प्रकार जर्मेनिया भी एक नारी रूपक था। एक जर्मेनिया क्या थी, नारी रूपक था जिसे जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था। जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती, क्या है, मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन जो है ब्लूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये आपका सब्जेक्टिव वाला सवाल रहा, लेकिन इसी में ऑब्जेक्टिव ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि जर्मनी में जो है किस पत्तों की जो है मुकुट जो है पहना जाता था। तो आपको याद रखना है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बलूत के पत्तों का याद रखिएगा, बलूत के पत्तों का मुकुट जो है पहनी जाती थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये सवाल और भी आता है कि बताइए कि बतूक जो है, बतूक को जो है किसका प्रतीक माना जाता है। तो बतूक किसका प्रतीक, तो वीरता का प्रतीक माना जाता है, इसको याद रखिएगा। दो ऑब्जेक्टिव पे हम निकल गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मरियान से आप क्या समझते हैं। तो मरियान से आपका क्या अर्थ है। तो चलिए इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि मरियान एक नारी रूपक है। मरियान क्या है, एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की जो है याद आती रहे। इस प्रकार से आपको इस आंसर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल एक और भी है कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि मरियान की जो मूर्तियां है या जो मरियान की जो है क्या है प्रतीक जो है, या जो है आप इसको कह सकते हैं कि मरियान को जो है किसके लिए जो है प्रतीक माना जाता है। तो याद रखिएगा उसे जो है उसे किसके लिए, रूपक के लिए, यानी जो कि फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का जो है प्रतीक माना गया है ना। किसके प्रतीक माना गया है, स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है। ये पिछले बार प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भाई वीवीआई लगा दीजिए, इसको आप लोग तैयार कर लेना। तो ऑटोमन साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है, या ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है। तो आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि ऑटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में जो है स्थापित एक तुर्क राज्य था। इस साम्राज्य के अंतर्गत
पश्चिमी एशिया और यूरोप के कुछ देश आते थे, जिसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। अब देखिए, ऑटोमन साम्राज्य के पास जो है, ऑटोमन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भाई आपको देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का निकल रहा है उस्मान प्रथम, याद रखिएगा। ऑटोमन साम्राज्य के जो है शासक कौन थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्मान प्रथम हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी यहाँ क्लियर हो रहा है ना। देखिए जो जो ऑब्जेक्टिव निकल रहा है वो आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी आपका जो ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा उसमें भी बताएंगे। देखिए आगे क्या लिखना है बच्चों, देखिए क्या है, मोहम्मद, क्या लिखेंगे? महमूद यहाँ लोग जाएगा, महमूद द्वितीय द्वारा 1493 में कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद यह एक साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पराजित होने पर इसका विभाजन कर इस पर अधिकार कर लिया गया, है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, कुस्तुनतुनिया जो है, कुस्तुनतुनिया को मोहम्मद द्वितीय द्वारा जो है कब जीता गया? तो याद रखिएगा 1493 ईस्वी में। 1493 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर विजय किसने प्राप्त किया? तो भाई मोहम्मद द्वितीय ने। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव 3-4 को निकलेगा। देखिए सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल है कि फ्रेडरिक सायरू कौन था? तो फ्रेडरिक सायरू कौन था बच्चों? तो याद रखिएगा कि फ्रेडरिक सायरू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 ईस्वी में उसने जो है चित्रों की श्रृंखला के माध्यम में गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से आपको आंसर जो है इसका लिख देना है, ठीक है, इसका आंसर आपको लिख देना है। चलिए अगला सवाल जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बोर्ड की परीक्षा में ये कंफर्म आएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? बताइए, ये एग्जाम में आता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है कौन था? बताइए नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ऑफलाइन में ऑनलाइन में जो भी थे आप लोग पढ़े हुए हैं। तो देखिए सवाल है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो बच्चों इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान जो है सेना नायक था, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जो है कौन थे? तो वो जो है फ्रांस का एक महान सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का जो है पहला सम्राट जो है घोषित किया गया। उसे उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। आचार संहिता जो है किसके द्वारा प्रसिद्ध है? तो भाई नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि जब हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं ना, जब सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं सब्जेक्टिव की, और सब्जेक्टिव को अच्छे से हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है कि यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव निकलेगा, यहाँ से ये सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और उसका आंसर जो है साथ ही साथ निकल जाता है। ये एक फायदा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है। सवाल यह है कि काउंट कामिले दे कावूर कौन था? ये भाई एग्जाम में आता है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में टेस्ट में भी पूछेगा। देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों, लिखना है कि काउंट कामिले दे कावूर इटली के सर्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को स्वीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, यहां तक इसका आंसर लिख देना है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि ज्योत्स्यपे मैथेसनी कौन था? बताइए, ये एक नंबर में पूछता है ना सवाल, ये क्या होता है, एक नंबरिया वाला सवाल है ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछ देता है 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में पूछ देता है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि ज्योत्स्यपे मैथेसनी जो है कौन था? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि ज्योत्स्यपे मैथेसनी इटली का एक महान जो है क्रांतिकारी था। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि ज्योत्स्यपे मैथेसनी का जन्म जो है कब और कहां हुआ? तो याद रखिएगा ज्योत्स्यपे मैथेसनी का जो जन्म है वो 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। कहां पे? तो 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी? चलिए यंग इटली क्या था और इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी जो है संगठन था और इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी के दशक में ज्योत्स्यपे मैथेसनी ने एकत्रित इटली के विचारों को प्रस्तावित करने के लिए की थी।
अब देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल ये आ रहा है बच्चों कि यंग इटली की स्थापना कब किया गया? तो यंग इटली की स्थापना 1830 में की गई। तो किसके द्वारा? तो ज्यूसेप्पे मैत्तेसानी के द्वारा। याद रखिएगा, ज्यूसेप्पे मैत्तेसानी के द्वारा जो है 1830 में जो है यंग इटली की स्थापना की गई है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि कहता है कि जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? तो जर्मन पंचांग को बच्चों या जो है तिथि क्रम, जर्मन पंचांग को जो है तिथि क्रम भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। जर्मन पंचांग या तिथि क्रम का जो है मुख्य पृष्ठ 1798 ईस्वी में पत्रकार क्या है, एड्रियास रेबमान है ना, एड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया था, है ना। किसने किया था? जर्मन पंचांग जो है यानी तिथि क्रम का जो है मुख्य पृष्ठ 1798 ईस्वी में पत्रकार के द्वारा। पत्रकार कौन थे? तो याद रखिएगा, एड्रियास रेबमान ने जो है डिजाइन किया था। इसको आप लोग अच्छे से जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको याद कीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है। कहता है कार्टर प्रणाली किसे आप क्या समझते हैं? तो कार्टर प्रणाली से क्या समझते हैं बच्चों? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था जिसका उद्देश्य जो है जिसका उद्देश्य क्या था कि पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें जो है प्रोत्साहन देना था, है ना। याद रखिएगा कि कार्टस प्रणाली का जो है उद्देश्य यह था कि या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कार्टस प्रणाली का उद्देश्य क्या था, कार्टल प्रणाली का क्या अर्थ था, कार्टन प्रणाली क्या है। तो इस प्रकार से अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे तो भाई आपको इसी प्रकार से आंसर देना है कि कार्टस प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था जिसका उद्देश्य यह था कि पारस्परिक आर्थिक और हितों की रक्षा करना और उसको जो है प्रोत्साहन देना। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द स्पिरिट, अच्छा यदि स्पिरिट ऑफ द, अच्छा भाई ये तो सवाल ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ रहा है। ये पिछले बार भी लगातार देखने को मिला है, ये पिछले बार भी आया है, उससे पीछे भी आया, यानी प्रीवियस ईयर में लगातार ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो द स्पिरिट क्या लिखा है? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन थे बच्चों? बताइए, बहुत बार मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में रहेगा मॉन्टेस्क्यू, टाक मार दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू था। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आपका जो है ये सही हो जाएगा, इसको आप इसी प्रकार से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या है बच्चों कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए या किसका कथन था? देखिए लोगों की आजादी को अपनी मुट्ठी में कर लेना ये किसने जो है कहा था और किसका ये कथन था? तो इसका आंसर याद रखिएगा बच्चों कि ये जो कथन था ना, तो ये जो है रेडियास रेबमान का था, ठीक है। लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन जो है रेडियास, याद रखिए यह कथन जो है एडियास जो है एडियास रेबमान ने कहा था, ठीक है। उसकी का कथन है रेडियास, अरे भाई एडियास हो जाएगा, कमेंट आप रेडियास कर रहे हैं, नहीं एडियास होगा, एडियास रेबमान हो जाएगा, एडियास रेबमान, एडियास रेबमान के द्वारा जो है यह कथन दी गई है कि जो है लोगों की आजादी को जो है अपनी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता कि क्या है? अरे भाई वियना सम्मेलन, भाई ये सवाल तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए सवाल क्या है कि वियना सम्मेलन की जो है मेजबानी किसने की थी? क्या था बताइए? चांसलर ड्यूक ने, है ना, चांसलर ड्यूक मेटरनिक। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने यह जो है दिया था, है ना। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो भाई चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, या आप सिर्फ मेटरनिक भी कह सकते हैं, याद रखिएगा मेटरनिक, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी क्या स्थापना
अच्छा, इसकी स्थापना जो है क्यों की गई, इसकी स्थापना जो है क्यों की गई थी? तो बच्चों याद रखना है कि जॉन लिबराइन, याद रखिएगा कि जॉन लिबराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना प्रासिया प्रासिया के अनुरोध पर्सिया के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए और इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। यहां तक हमें लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों कि मताधिकार किसे कहते हैं? तो आपको याद रखिएगा, ये भाई कौन नहीं जानता है, तो वोट देने का अधिकार को मताधिकार कहते हैं, वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। तो ठीक है, तो इसको तो आप लोग जो है तुरंत याद कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो मेटरनिक का है ना, मेटरनिक का है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोपों को जो है सर्दी जुकाम पड़ जाता है या सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन जो है मेटरनिक के द्वारा दी गई है। ठीक है, मेटरनिक के द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है कि विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो विचारधारा से क्या समझते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है, विचारधारा कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जर्मन के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? तो जर्मन एकीकरण में मुख्य जो है निर्माता कौन कौन थे? तो पहला इसको हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रशिया का शासक विलियम प्रथम। पहला क्या हो जाएगा? प्रशिया का शासक विलियम प्रथम। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विलियम प्रथम है, और दूसरा जो है लिख दीजिएगा कि यह है बिस्मार्क। ये दो लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि प्रशिया का शासक विलियम प्रथम और दूसरा हो जाएगा प्रशिया का चांसलर जो है बिस्मार्क, है ना। दोनों जो है लिख दीजिएगा, ये जो है दोनों मुख्य जो है निर्माता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए, दिया गया बच्चों कि इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे? इटली के एकीकरण के मुख्य जो है कर्णधार जो है कौन कौन थे? तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, इसका आंसर याद रखिएगा कि इटली के मेजीनी काबूल और गैरी बॉल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। और दूसरा आपको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य कर्णधार तो एक हो गया, दूसरा आपको देना है कि सार्डिनिया का शासक विक्टर, है ना, विक्टर एमेनुएल द्वितीय था। ऑप्शन जो है, अरे भाई ये दोनों, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। इटली एकीकरण के मुख्य कर्णधार ये सब थे, है ना। कौन सा जाएगा? इटली के मेजिनी काबूल और जो है गैरीबॉल्डी जैसे महान जो है क्रांतिकारी और विचारक थे, और जो है सार्डिनिया का शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य देने क्या है? तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य देने क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप लोग टिक कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों, इसका आंसर जो है इस प्रकार से आपको देना है कि फ्रांस की क्रांति जो है कि 1789 से 1815 तक चला। उसके दरमियान ही या उसके द्वारा जो है प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। इस क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही जो है उसकी नीतियां तय करेंगे। यही हो गया फ्रांस की क्रांति का मुख्य देने। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है? सवाल क्या है कि बिस्मार्क का परिचय दें। बिस्मार्क कौन है, इसके बारे में बताना है, और जो है उसकी जर्मनी के एकीकरण में क्या जो है भूमिकाएं थी, जब जर्मनी एकीकरण था उसकी भूमिकाओं के बारे में बताना है। और यहाँ पे उसी का जो है आपको थोड़ा सा जो है हट करके सवाल दिया जा सकता है अथवा में, या यानी कि दोनों का जो है लैंग्वेज सेम ही रहेगा कि बिस्मार्क कौन था, उसने कौन सी जो है नीति अपनाई। ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि कहेगा कि बिस्मार्क का परिचय दें, इस प्रकार से सवाल दे सकती है, या नहीं तो इस प्रकार से सवाल कहेगा कि बिस्मार्क कौन था और उसके द्वारा जो है कौन सी नीति को अपनाई गई। तो बच्चों इसका आंसर इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए।
एकीकरण के लिए उसके द्वारा अपनाई गई नीति रक्त और लौह की नीति के नाम से जो है इतिहास में प्रसिद्ध है। रक्त और लौह की नीति जो है किसने अपनाया था? तो भाई बिस्मार्क ने अपनाया था। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। और बिस्मार्क ने, याद रखिएगा बच्चों कि रक्त और लौह की नीति जो है किस एकीकरण के लिए संबोधन किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी नहीं, हाँ, जर्मनी के एकीकरण के लिए संबोधन किया जाता है। ये किसके द्वारा है? लौह और रक्त और लौह की जो नीति है किसकी है? तो बिस्मार्क की है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप लोग क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे सवाल देखिए। अगला सवाल है कि रूसो का परिचय दें और बताइए कि फ्रांस की क्रांति में उसकी क्या भूमिकाएं थी। तो चलिए इसका आंसर इस प्रकार से आपको देना है बच्चों। सवाल देखिए क्या है कि रूसो का परिचय दें और बताइए कि फ्रांस की क्रांति में उसकी क्या भूमिकाएं रही। तो इसका आंसर इस प्रकार से देना है बच्चों कि रूसो एक महान विचारक थे। रूसो कौन थे? एक महान विचारक थे या महान विचारक था। रूसो का प्रभाव जो है फ्रांस की जनता पर अन्य लेखकों तथा विचारकों की तुलना में सबसे अधिक पड़ा। उसकी जो है पुस्तक सामाजिक समझौता द्वारा लोगों की क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले विचार मिले और उसने लोगों के सामने ऐसे समाज की स्थापना का विचार रखा जिसमें उन्हें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्राप्ति का आशा थी और उसके उन नवीन विचारों ने क्रांतिकारी विस्फोट को जन्म दिया, है ना। इस प्रकार से आपको आंसर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सवाल कहता है कि 1815 याद रखिएगा, 1815 की वियना संधि का क्या उद्देश्य है? देखिए भाई ये सवाल क्या है, 37वां नंबर सवाल देखिए। 1815 की वियना संधि का क्या उद्देश्य थे? तो बच्चों आपको लिखना है कि 1815 की वियना संधि के जो उद्देश्य है वो निम्न इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट में आपको बताना है कि नोपलियाई युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना और बुर्बो वंश को सत्ता में पुनः जो है बहाल करना। ये 2 पॉइंट आपको बता देने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि 1830 की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? 1830 की क्रांति फ्रांस पर जो है क्या प्रभाव डाला या क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको इस प्रकार से आंसर देने हैं, इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं कि लिखना है बच्चों कि 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजा जिन्हें जो 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता पर बहाल किया गया था, उन्हें क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका और उनके स्थान पर किसके स्थान पर? ये जो है बुर्बो राजा है जो 1815 के दौरान, तो उसको जो है उनके स्थान पर अब जो है संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुए और फ्रांस में सत्ता लुई फिलिप, है ना, सत्ता लुई फिलिप को जो है सौंपी गई। याद रखिएगा फ्रांस में सत्ता किसको जो है सौंपी गई थी? तो भाई लुई फिलिप को जो है सौंपी गई। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है, कहता है कि 1848 की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस पर जो है क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए 1848 की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको उसी प्रकार से लिखना है कि आंसर देना है बच्चों कि 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है फ्रांस के शासक लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी और वहां एक जो है गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। इस प्रकार आंसर लिखना है। ये जो 38 को क्वेश्चन हम लोग देखे ना इस चैप्टर का, ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से इसको जो है हम लोग कवर करते जाएंगे ताकि एक भी सवाल आपका जो है इस वन शॉट वीडियो में आपका ना छूटे। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। देखिए
तो सवाल क्या है बच्चों, पहला सवाल आ रहा है कि जोसेफी मैथेसनी पर जो है टिप्पणी लिखे, इसमें कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है आपको आंसर देने, कुछ बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका आंसर पहला लिखेंगे, जोसेफी मैथेसनी पर टिप्पणी लिखे पर इसका उत्तर देंगे, पहला लिखेंगे कि वह इटली का एक युवा क्रांतिकारी था, वह उदारवादी राष्ट्रवादी राज्य के विचार से बेहद प्रभावित था, वह इटली का निर्माण इस विचार के अनुसार करना चाहता था, अतः 19वीं सदी के दौरान इटली पर शासन करने वाले विभिन्न राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से वह गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गया। ये पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट आपको आंसर लिखना है कि बाद में उसने स्वयं को गुप्त संगठनों की स्थापना की, यानी कि उन्होंने जो है स्वयं जो है दो जो है गुप्त संगठनों की स्थापना की। तो यहाँ पे क्या है कि मार्सेई में जो है यंग इटली, बर्न में जो है यंग यूरोप, साथ ही उसके जो है पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवाओं को जो है अपना मित्र बनाया। इस प्रकार से जो है 2 पॉइंट बताना है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, तीसरा पॉइंट वो लिखना है कि मैथेसनी को विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः 1831 में इटली के एकीकरण के लिए उसने जो है लुगिरिया में एक विरोध का नेतृत्व किया। उसका जो है कहां पर, लुगुरिया में जो है, लुगुरिया में 1831 में लुगुरिया में जो है एकीकरण के लिए, इटली एकीकरण के लिए जो है एक विरोध का जो है नेतृत्व किया था। ये जो है आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए चौथा पॉइंट आपका जो है घ बताना है कि किंतु वह विद्रोह जो है, यानी वह जो है विरोध था वो असफल रहा, है ना, किंतु वह विद्रोह असफल हो गया और उसने जो है क्या है निर्वासित कर दिया गया। लेकिन बाद में उसके विचार ने काबूर को जो है प्रोत्साहित किया और जिसने अंततः 19वीं सदी के दूसरे भाग में इटली को एकत्रित किया। इटली एकीकरण में जो है उसका जो है विचार है काफी योगदान ये हुआ था, यानी उसकी भूमिका निभाई थी। और लास्ट में जो है काबूर ने जो है 19वीं सदी के दूसरे भाग में जो इटली एकीकरण में सफलता पाई थी। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है आपको आंसर, आपको पॉइंट 4 पॉइंट में आपको आंसर लिख देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि काउंट कामिले दे काबूर पर टिप्पणी लिखे। तो चलिए इसमें भी क्या करना है कि 4 से 5 पॉइंट में आपको आंसर लिख देना है ना, 4 से 5 पॉइंट में लिखना है बच्चों, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, पहला पॉइंट में आपको लिखना है कामुंट कामिले दे काबूर के बारे में लिखना है। पहला पॉइंट आपका को लिखना है बच्चों कि कामुंट कामिले दे काबूर इटली के सार्डिनिया पॉडीमॉन्ट राज्य का प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण के लिए जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो क्रांतिकारी था और ना ही कोई जो है डेमोक्रेट था, ना ही वो क्रांतिकारी था, ना ही वो कौन था, डेमोक्रेट था। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इतावली, है ना, लिखना है। ऑप्शन जो है पॉइंट नंबर जो है ख लिखना है बच्चों कि इतावली जातीय समूह के अनेक राज्य धनी और शिक्षित सदस्यों की भांति वह जो है इतावली की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अधिक जो है बेहतर ढंग से बोलता था, है ना। क्या होता है यहाँ पे याद रखिएगा कि फ्रेंच भाषा, है ना, फ्रेंच भाषा को अधिक बेहतर तरीके से वो बोल सकता था, यानी फ्रेंच में वो अधिकतर बोलता था। तो यहाँ पे हो गया दूसरा पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट आपको उत्तर इस प्रकार से देना है बच्चों। अरे भाई कहाँ चला गया, आगे मत जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। चलिए तीसरा पॉइंट जो आपको लिखना है कि फ्रांस से क्या लिखना है बच्चों, क्या बताना है, लिखना है कि फ्रांस से उसके गहरे जो है क्या है कूटनीतिक संबंध थे, जिनकी सहायता से 1859 में जो है उसने ऑस्ट्रेलिया को जो है पराजित किया था। 1859 में, है ना, 1859 में जो है उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। चलिए अब जो है चौथा पॉइंट को घ नंबर बताना है कि इटली के एकीकरण की खातिर उसने सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ लगे दक्षिणी राज्यों को फतह करने के लिए गौरीबॉल्डी को प्रेरित किया और इस प्रकार काबूर ने जो है प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1861 में, किसमें, 1861 में जो है इटली का एकीकरण हुआ और विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया। इस प्रकार से आपको जो है 4 पॉइंट में आंसर लिखना है
है ना। ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो भाई इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, कम से कम 4 पॉइंट लिखेगा तो इसका जो है आंसर का जो है आपको पूरा का फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर जो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर टिप्पणी लिखे, यानी कि इसका जो है दूसरे भाषा में आपको यहाँ पे सवाल दिया सकता, दिए कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है। सवाल क्या है देखिए, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर जो है टिप्पणी लिखने हैं, या नहीं तो इस प्रकार से भी आपको सवाल दिया जा सकता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र कैसे विकसित हुआ, या नहीं तो आपको देखिए ये वाला इस तरह के जो है आपको जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकता है, या नहीं तो अथवा में जो हम यहाँ क्वेश्चन बताए उसी प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल दे सकती है। देखिए इसका भी पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर जो है लिखना है। पहले लिखना है बच्चों पॉइंट नंबर बिंदु नंबर को लिखना है कि 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रेरणा पाकर यूनानियों ने 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और उस समय पश्चिमी यूरोप का भी समर्थन उसे जो है प्राप्त हुआ। और देखिए 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए जो है संघर्ष जो है शुरू किया है ना यूनानियों के द्वारा, और जो है उसके बाद यानी उसी समय जो है पश्चिमी यूरोप है ना, उसी समय पश्चिमी यूरोप का भी उसके जो है उसका समर्थन मिला, तो जो है काफी मजबूत हो गया है ना। अब देखिए दूसरा जो है पॉइंट जो है यानी कि बिंदु नंबर ख में लिखना है कि साहित्यकारों ने क्या लिखना बच्चों, लिखना है कि साहित्यकारों ने जो है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताया, क्या है पालक बताया, तथा जो है यूनानी संस्कृति का महिला मंडन किया, और इस प्रकार यूनान एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने को तैयार हो गया। तीसरा आपका जो है बिंदु नंबर ग लिखना है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में रूमानीवाद को छोड़कर यूनानीवाद को जोड़कर वहां के कवि और कलाकारों ने भी ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया। और ऐसा ही एक प्रसिद्ध कवि था लॉर्ड वायरन, याद रखिएगा कौन कवि थे, लॉर्ड वायरन। ठीक है, और लॉर्ड वायरन के द्वारा जो है इसका जो है लॉर्ड वायरन ने भी जो है धन इकट्ठा किया और बाद में जो है युद्ध में लड़ने भी गया था, है ना, लड़ने भी गया था, और जो है 1832 में जो है बुखार से उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट कंप्लीट। और चौथा बिंदु आपका जो है बिंदु नंबर घ में लिखना है बच्चों, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना है कि अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। और बच्चों आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सवाल आ रहा है कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में मान्यता जो है कब प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। देखिए ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है बच्चों, सवाल कहता है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। सवाल देखिए क्या है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका के बारे में पूछा गया है। ये 100% सवाल है और आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखना है बच्चों कि राष्ट्रवादी संघर्ष में सारे संसार में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यानी कि पूरे संसार में जो है राष्ट्रवादी संघर्षों में या राष्ट्रवादी आंदोलनों में जो है महिलाओं ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद था। देखिए तीसरा पॉइंट लिखना है कि महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ किया। और चौथा पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट में आपको जो है यहाँ पे बताना है कि परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारियों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग जो है प्राप्त हुआ, यानी कि प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, ये सवाल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का जो है
ये जो है, ये जो महिलाओं का आंदोलन पद था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, अरे भाई किधर चला गया। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना बच्चों की राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या जो है भूमिका रही। तो इस आपको जो है 4 पॉइंट में आंसर लिख देने हैं। चलिए अगला सवाल बच्चों दिया गया कि फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखें। तो चलिए फ्रैंकफर्ट है ना, फ्रैंड, चलिए क्या था, ये था ना, तो फ्रैंकफर्ट संसद पर जो है टिप्पणी लिखना है। तो पहला देखिए इसका आंसर आपको जो है लिखना है बच्चों कि 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान जो है ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन जो है रहना था। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव जो है अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया और जिससे वे अपना समर्थन खो बैठे। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आपको लिख देना है मेरे दोस्त कि अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर किया गया या मजबूर हुए, यानी कि असेंबली जो है बाद में भंग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है फ्रैंकफर्ट पर जो है आपको टिप्पणी लिख देना है। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। और ये आपका जो है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए हैं ना, तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी भाई बहनों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक जो है प्ले स्टोर से एबीसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए और बैच में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन की ओर। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन का, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो बच्चों आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर जो है अपने हाथों में ले ली। फिर उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए उन अनेक कदम जो है उठाए, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। निम्नलिखित जो है कदम जो है वो निम्नलिखित इस प्रकार से है। पहला लिख देना है कि सबसे पहले जो है पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया। दूसरा लिखना है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली, है ना। चलिए अब तीसरा जो है पॉइंट लिखना है कि सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम जो है नेशनल असेंबली रखा गया। क्या नाम रखा गया? नेशनल असेंबली जो है रखा गया। और चौथा पॉइंट लिखना है कि राष्ट्र के नाम पर नई सुततियां रची गई और यानी कि शपथें जो है ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। और चौथा लिख देना है बच्चों, चौथा नहीं पांचवा होगा, पांचवा पॉइंट लिख देना है बच्चों कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने सभी नागरिकों के लिए जो है समान कानून बनाए गए। और छठा लिख देना है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, यानी कि जो आंतरिक आयात निर्यात आदान प्रदान का जो शुल्क था उसे जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और नाप तोल की एक जो है समान व्यवस्था को जो है लागू की गई, नाप तोल का एक जो है समान जो है व्यवस्था को जो है लागू की गई, है ना। और आगे जो है आपको जो है सातवां पॉइंट में लिखना है कि अलग अलग बोलियों के स्थान पर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया, यानी जो अलग अलग जो है भाषा बोली जाती थी उसे जो है उसके स्थान पर एक भाषा को चुना गया। पेरिस की जो है पेरिस में बोली जाने वाली भाषा को जो है उसे यानी कि फ्रांस की भाषा को जो है प्रोत्साहित किया गया और उससे जो है राष्ट्रभाषा घोषित की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल ये है कि मरियान और जर्मनिया कौन थे जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। मरियान और जर्मनिया जो है एक क्रांतिकारी थी और उसका महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका उत्तर लिखना है कि फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया। इसे
उसे जो है लाल टोपी, तिरंगा और कलगी कलगी के साथ जो है दिखाया गया और उसकी जो है प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, और इसी प्रकार जर्मनी में भी जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जो है जर्मेनिया को रूपक माना गया और उसे जो है बलूत वृक्ष के पत्तों की मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में ब्लूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है, वीरता का प्रतीक जो है माना जाता है। और ये मैंने पहले ही बताया था कि ब्लूत वृक्ष के पत्तों की जो है मुकुट को जो है वीरता का प्रतीक माना जाता है जर्मनी में। ये मैंने पहले भी ऑब्जेक्टिव में बताया हुआ है, जो आपका 2 नंबरिया सवाल था उसमें बताया हुआ है। चलिए आगे आपको लिखना है बच्चों कि जिस तरह से मरियान तथा जर्मेनिया को चित्रित किया गया उसका व्यापक महत्व था कि मरियान की प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया और इससे जनता में उन उदात्त राजनीतिक भावनाओं का संचार हुआ। इसी प्रकार जर्मेनिया का चित्र जो है स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति और एक नए युग के सूत्रपात का प्रतीक था। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्र के गौरव का बोध हुआ। जर्मनी के लोगों का, जर्मनी की जनता को जो है इससे राष्ट्र के गौरव का जो है बोध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन करें। देखिए जर्मनी एकीकरण जो है ना, इसमें जो सवाल आता है ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, जर्मनी एकीकरण जो है ना, ये सवाल आएगा, इटली एकीकरण आएगा, जर्मनी एकीकरण आएगा, तो ये आपको तैयार रखना है। देखिए जर्मनी एकीकरण हो या इटली एकीकरण हो, इस दोनों में से एक सवाल तो कंफर्म है, आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों सवाल क्या है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप वर्णन करें। तो आपको उत्तर लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर लिखना है कि जर्मन संघ की उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले और इनका उद्देश्य था कि जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उनकी योजना असफल हो गई। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। तीसरा पॉइंट लिखना है कि प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, देखिए ये जो है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी ना, तो जर्मनी एकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसके विचारक जो हुए थे तो वो जो है ना उदारवादी मध्य वर्ग जो 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद से मिले, है ना, फ्रैंकफर्ट संसद में मिले थे और उसका उद्देश्य था कि जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, जर्मनी को जो है एक राष्ट्र घोषित करना और जो है उसकी योजनाएं जो है बाद में असफल हो गई, यानी कि वह सफलता नहीं मिली। और इस योजनाओं को जो राजशाही के द्वारा और फौजों के द्वारा जो है फौजों की ताकत के राजशाही और फौजों की ताकत के द्वारा जिसे पूरी तरह से दबा दिया। और बाद में जो है प्रशा के प्रमुख मंत्री जो है ऑटोमन, है ना, क्या है मंत्री जो है ऑटोमन बिस्मार्क ने जो है जर्मनी संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन को नेतृत्व किया, आंदोलन को जो है प्रस्ताव दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है बच्चों की 7 वर्ष, है ना, लिखेंगे कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के तीन जो है युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई, है ना। क्या हुआ कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीन युद्धों में जो है प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। और आगे पॉइंट आप लिख देना है कि जनवरी 1871 में क्या लिखना है कि वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जो है घोषित किया गया। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। अभी जस्ट मैंने बताया कि जर्मनी एकीकरण या इटली एकीकरण, इन दोनों में से एक सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय सवाल में जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप लोग तैयार करके रखिएगा। चलिए अब देखिए, इटली एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताना है, वर्णन करना है, या नहीं तो बच्चों इसी प्रकार से भी सवाल दे सकता है, इसी का अथवाम दे सकता है कि इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एमुनुएल, मंत्री प्रमुख कावूर और जोसेपी गौरी बॉल्डी
की क्या भूमिकाएं थी, चर्चा करें। तो यानी कि ये जो है चारों के बारे में भी आप कुछ कुछ पॉइंट आपको दर्शा देना है। चलिए आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों कि इटली एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से हुई। पहला लिख देना है कि इटली अनेक जो है वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखना है कि युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर थी, है ना। किसका, देखिए क्या था, इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी ये है सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो शासक थे विक्टर एमेनुएल के द्वितीय पर जो है जिम्मेदारी आई। उसके बाद बच्चों ऑप्शन नंबर ग में आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ग में ऑप्शन नहीं, ये पॉइंट ग में आपको बताना है तीसरा पॉइंट कि मंत्री प्रमुख काबुल जिसने जो है इटली के प्रदेशों को एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। और चौथा जो है चौथा पॉइंट गोवा बताना है कि काबुल ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। और अगला पॉइंट बताना है कि जिससे गौरीबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है, और आगे जो है अगला पॉइंट आपको लिख देना, अरे भाई कहां गया, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि 1860 में वे दक्षिण इटली और सिसिलियों के राज्य पर जो है कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासक को हटने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। और अगला पॉइंट आपको लिख देना है कि इस प्रकार इटली एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और 1861 में, कब, 1861 में जो है इमैनुअल द्वितीय को एकत्रित इटली का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार से जो है इटली एकीकरण के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया है। अगला सवाल कहता है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग तैयार कर लेना। उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख जो है प्रशासनिक सुधार जो है निम्नलिखित है। तो पहला लिखना है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को जो है लागू किया गया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि संपत्ति के आधार को सुरक्षित जो है बनाया गया। संपत्ति के आधार पर संपत्ति का जो अधिकार है ना उसको जो है वो क्या सुरक्षित जो है बनाया गया। और तीसरा पॉइंट आपको लिख देना बच्चों, पॉइंट नंबर ग लिखना है कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया और समानती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदास्त्य और जागीरदारों शुल्कों से जो है मुक्त किया गया। जागीरदारी जो शुल्क होते थे उससे जो है मुक्त किया गया। और ऑप्शन कहां से हम बोल रहे हैं, ये जो है पॉइंट नंबर ग आपको बताना है कि शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के जो है विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। और अगला पॉइंट आपको लिखना है कि यातायात और संचार व्यवस्था को जो है सुधार किया गया और किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, और आगे पॉइंट आपको लिख देना है कि मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए। याद रखिएगा कि मानक जो है नापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा जो है चलाई गई। और अगला पॉइंट आपको लिख देना है बच्चों की यानी कि एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के जो है आवागमन में जो है सहूलियतें दी गई। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिख देने हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला जो सवाल है बच्चों, अगला 6 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि उदारवादियों ने 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। और यानी कि उदारवादियों ने किस जो है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को जो है बढ़ावा दिया, ये सवाल है। चलिए इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से उत्तर आपको याद रखना है कि 1848 की उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, है ना। याद रखिएगा 1848 के उदारवादियों क्रांतियों का मतलब यह था कि स्वतंत्र
स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का जो है स्थापना करना, जहां क्रांतिकारी की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। तो देखिए यहाँ पे ना ये सवाल था कि राजनीतिक विचार के बारे में और सामाजिक और आर्थिक विचारों के बारे को जिस तरह से बढ़ावा दिया उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट आपको लिख देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों के राजनीतिक विचार के बारे में, तो लिखेंगे राजनीतिक विचार। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर को लिखेंगे कि संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्य की स्थापना। दूसरा पॉइंट लिखना है कि निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति करना। और देखिए सामाजिक विचार में आपको लिख देना है बच्चों कि सभी नागरिकों को सामाजिक समानता जो है प्रदान करना। और दूसरा लिख देना है कि महिलाओं को जो है अव्यस्त का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया था। और 19वीं सदी में यूरोप में उन्हें जो है मताधिकार प्राप्त नहीं था जिनके पास जो है निजी संपत्ति नहीं थी। और इस आर्थिक विचार में आपको लिख देना है कि उदारवादी बाजारों की मुक्ति के पक्षधर थे, है ना, पक्षधर थे, याद रखिएगा कि उदारवादी बाजारों की मुक्ति के पक्षधर थे। और दूसरा पॉइंट लिख देना है कि वे चीजों और पूंजियों के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे। ये वैचारिक हो गया, वैचारिक का जो है धाराएं हो गई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए तीन जो है उदाहरण दीजिए। तीन उदाहरण आपको देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है बच्चों, लिखना है कि राष्ट्रवाद के विकास में जितना योगदान क्या है युद्धों और क्षेत्रीय विकास का रहा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका संस्कृति की भी रही है। कला, काव्य, किस्से, कहानियों और संगीत आदि ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित करने में अपना जो है बड़ा सहयोग दिया। और लिखना है कि राष्ट्रवाद के उत्थान में संस्कृति का क्या हाथ रहा। इसका पहला उदाहरण हमें कैरोल कर्पिस्की के सांस्कृतिक प्रयत्नों में मिला है, और जिसने अपने अपेरा और संगीत में अपने देश पोलैंड का जो है गुणगान किया। और पोलेनेस, याद रखिएगा, पोलेनेस और जो है माजुरका जैसे लोक नृत्य को जो है राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यह ऐसे महान कलाकारों के सांस्कृतिक प्रयासों का ही फल था कि पोलैंड रूस, जैसे कि क्या हो जाएगा, यह सांस्कृतिक प्रयासों का ही फल था कि पोलैंड रूस, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे महान शक्तियों के चुंगल से निकलकर स्वतंत्र हो सका, ठीक है। आगे जो आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि राष्ट्रवाद में संस्कृति के प्रभाव का दूसरा उदाहरण फ्रांसीसी चित्रकार क्या है, देला क्रोआ द्वारा उपस्थित किया गया। उसने अपने चित्र मन से कर एक्ट कियास में यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार जो है कियास के द्वीप पर तुर्कों ने जो है कोई 20,000 यूनानियों का वध कर डाला। और इस चित्र द्वारा उस चित्रकार ने लोगों की भावनाओं को उभार कर यूनानियों के संघर्ष के लिए प्रति जो है सहानुभूतियां जगाने का प्रयत्न किया, ठीक है। और आगे पर जो है आपको उदाहरण देना है, एक जो है प्रगात करते हुए लिखना है बच्चों कि संस्कृति की राष्ट्रवाद के उत्थान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती है। इसका तीसरा उदाहरण दो जर्मन भाइयों यानी कि जैकबर गिम है और है विलेहम ग्रिम ने प्रस्तुत किया। उन्होंने 1812 ईस्वी में अपनी जो है लोक कथाओं का पहला संग्रह प्रकाशित किया। और इन कहानियों में उन्होंने फ्रांस के वर्चस्व को जर्मनी एकीकरण या जर्मनी संस्कृति के लिए बड़ा जो है खतरा बताया। और इस प्रकार इस जर्मन राष्ट्रीय पहचान बनाने की दिशा को महत्वपूर्ण जो है भूमिकाएं अदा की। तीन उदाहरण के
के साथ साथ हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सोल्यूशन कर चुके हैं, इसका आंसर दे चुके हैं। चलिए अब इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। सवाल क्या है बच्चों, सवाल है कि किन्हीं दो देशों का ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार जो है विकसित हुआ। तो चलिए भाई यहाँ पे दो आपको बताना है। तो पहले देखिए इसका आंसर लिख देना है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो है अनेक देशों के राष्ट्रीयता की भावनाएं पनपने लगी और देखते ही देखते वहां अनेक राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। ऐसे दो देशों का विवरण निम्नलिखित है जहां राष्ट्रीयता का विकास हुआ। तो चलिए पहले लिखिएगा बेल्जियम के बारे में, है ना। पहले जो है लिखेंगे बेल्जियम के बारे में, लिखेंगे बेल्जियम 1814 ईस्वी की वियन कांग्रेस ने बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया था, परंतु बेल्जियम के निवासी कट्टर कैथोलिक थे तथा जो है हॉलैंड वाले कट्टर जो है प्रोटेस्ट थे और जो है हॉलैंड का शासक केवल हॉलैंड वालों को ही उच्च पद देता था। उसने सब जो है विद्यालयों में क्या है कि प्रोटेस्ट, क्या लिखेंगे कि उसने जो है सब विद्यालयों में क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट वालों को ही उच्च पद देता था तथा उसने सब विद्यालयों के प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षा की आज्ञा दे दी थी। 1830 ईस्वी में बेल्जियम वालों ने विरोध कर दिया और इंग्लैंड ने विरोधियों का साथ दिया और अंततः जो है हॉलैंड का जो है बेल्जियम छोड़ना पड़ा। 1830 ईस्वी में ही बेल्जियम ने इंग्लैंड जैसा संविधान अपने यहाँ लागू कर दिया, है ना। 1830 में जो है बेल्जियम ने इंग्लैंड का संविधान को जो है लागू किया था। ठीक है, चलिए आगे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है पोलैंड के बारे में। चलिए लिखेंगे पोलैंड के बारे में, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वियना की कांग्रेस ने जो है पोलैंड का बहुत भाग रूस को दे दिया था। धीरे धीरे वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी। 1848 ईस्वी में पोलैंड में वारसा के स्थान पर क्रांति आरंभ हुई और रूसी सेनाओं ने इस विरोध को बड़ी कठोरता के साथ दबा दिया और क्या है विद्रोहियों को यह आशा थी कि उन्हें जो है पश्चिमी यूरोपियों देशों की जो है सहायता प्राप्त होगी, परंतु यह देश जो है रूस से दुश्मनी मोल लेने को तैयार ना थे और अंततः जो है यानी कि तब जो है विरोधियों ने दोबारा जो है विद्रोह करने का साहस ना किया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, आंसर लिख देना है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में जो है राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार जो है भिन्न था, यानी किस प्रकार अलग था। तो इसका आंसर जो है पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देना है। पहला लिखना है पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर को लिखना है कि 18वीं शताब्दी के पहले जो है ब्रितानी राष्ट्र नहीं था। ब्रितानी जो है द्वीप समूह में रहने वाले लोगों यानी कि अंग्रेज, वेल्स, स्टॉक या जो है आयरिश की मुख्य पहचान जो है जातीय थी। इन सभी जो है जातीय समूहों की अपनी जो है सांस्कृतिक और जो है राजनीतिक परंपराएं थी। और दूसरा पॉइंट लिखना है बच्चों की लेनिन जैसे आगे क्या है आंग्लीय राष्ट्र की जो है धन दौलत, अहमियत और सत्ता का वृद्धि हुई। वह जो है द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना जो है नेतृत्व बढ़ाने में सफल हुआ। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद जो है अगले संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपको लिखना है बच्चों कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ और इससे जो है इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जो है व्यवहारिक रूप से जो है स्थापित हो गया। और अगला पॉइंट लिखना है कि स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी जो है आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें जो है जबरदस्ती दमन कर दिया गया, यानी कि जबरदस्त जो है दमन का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बच्चों, अगला जो है पॉइंट आपको लिख देना है
लिखना है कि स्टॉक लिस्ट है ना, लिखेंगे स्टॉक, अच्छा स्टॉक क्या है, स्कॉटिश स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी जो है गेलिक भाषा बोलने या अपनी जो है राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी, और उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला जो सवाल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है कि बाल्कन प्रदेशों में जो है राष्ट्रवादी जो है तनाव क्यों पनपा था। तो भाई उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए तैयार कर लीजिएगा, वीवीआई सवाल है। तो बच्चों कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर देना है। पहला पॉइंट आपको लिखना है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव इस प्रकार से पनपा। पहला लिख देना है कि बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे, और जो है दूसरा लिख देना है कि बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो अपने पतन के कगार पर था। और तीसरा लिख देना है कि स्लाव बाल्कन के जातीय समूहों की उदारवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना न रह सके, और अतः ये सभी जातीय समूह जो है राष्ट्रीय राज्य की मांग करने लगे। और अगला लिख देना है, अगला पॉइंट लिखना है बच्चों कि बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जो है इलाका हथियाना चाहते थे। ठीक है, और अगला पॉइंट आपको लिख देना है, पॉइंट नंबर जो है आपको यहाँ लिख देना है, यानी 5वां पॉइंट लिखना है कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी कि हर ताकत जो है बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने जो है प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, यानी लिख दिया इसी सभी कारणों से बाल्कन प्रदेशों में जो है राष्ट्रवादी तनाव पनपा। इस प्रकार से आपको जो है बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इस पर आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है, क्यों पनपा था, ये एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि कह रहा है कि नेपोलियन की संहिता का प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। चलिए अब इसके भी कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर लिखने हैं, याद रखने हैं। देखिए पहला लिख देना है कि पहले ये लिखना है कि नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित थी। तो पहले लिखिएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी पॉइंट नंबर को लिखिएगा कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाना, समन्ति प्रथा की जो है समाप्ति, किसानों की भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति। दूसरा लिख देना है कि कारीगरों के श्रेणी संघों को विभिन्न नियंत्रण की समाप्ति। और तीसरा लिख देना है बच्चों की यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। और चौथा लिख देना है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर कानून के समक्ष जो है सबको समानता का जो है नियम लागू किया गया। और पांचवा पॉइंट आपको लिख देना है कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। और अगला जो है छठा पॉइंट लिखना है कि मानक माप तौल के पैमाने को और नई मुद्रा चलाई गई। ठीक है, और अगला जो है आपको 7वां पॉइंट लिखना है कि वस्तुओं और पूंजी के राष्ट्रीय आवागमन में सहूलियतें दी गई। इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर लिख देना है। ये आपका जो है अच्छा समाप्त हो गया। ये जो है आपका हिस्ट्री का यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है मेरे भाई। और इसमें जितना भी आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे पूरी तरह से वन शॉट वीडियो में खत्म हो चुका है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले आप लोग क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन कर लीजिएगा। और बच्चों आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है तो इस नंबर को सेव कर लीजिए 9709987920। इसको सेव कर लीजिए कविराज सर के नाम से या एबीसी कोचिंग के नाम से। कोई भी दिक्कत होती है डायरेक्ट जो है इस पर कॉल कर सकते हैं या इस पर जो है व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी के लिए कैसा रहा जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।